हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट सिलेबस की सेकेंड पोएम, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर। तो स्टीफन स्पेंडर वाज एन इंग्लिश पोएट और स्टीफन स्पेंडर जो थे वो एक अंग्रेज पोएट हैं या इंग्लिश पोएट हैं और ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में वो स्टडी कर रहे थे, लेकिन विदाउट टेकिंग डिग्री, वहाँ से बगैर डिग्री लिए हुए वो बर्लिन चले जाते हैं 1930 में। और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं पॉलिटिक्स में और वो अपने आप को एक समाज सेवी घोषित कर देते हैं। तो स्टीफन स्पेंडर अर्थात जो पोएट हैं वो एक स्लम एरिया में एक स्कूल को देखने जाते हैं या एक स्कूल के भ्रमण के लिए जाते हैं और स्कूल को देखकर जो स्कूल के हालात हैं वो काफ़ी बदतर हैं और उन्हीं स्कूल के बदतर हालातों को उन्होंने अपनी इस पोएम के थ्रू व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं पोएम। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। यहाँ पर स्लम एरिया में, और स्लम कहते हैं मलिन बस्तियाँ जहाँ पे बसी हुई हैं या जो काफ़ी पुअर कंडीशन की बस्तियाँ बसी हैं उनको हम बोलते हैं स्लम, जहाँ पर किसी भी प्रकार की अच्छी सी सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती हैं और लोग काफ़ी तंगी हाल में झोपड़पट्टियों में रह के गुजर बसर करते हों, ऐसे एरिया को हम बोलते हैं स्लम एरिया। तो ये जो प्राइमरी स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल का मतलब ही होता है एक प्राइमरी स्कूल, और वो प्राइमरी स्कूल कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है, एक स्लम एरिया में। तो जब पोएट जो हैं स्टीफन स्पेंडर वो इस स्कूल को जाते हैं तो वहाँ के जो बदतर हालात हैं उन बदतर हालातों को पोएम के थ्रू वो व्यक्त करते हैं। उन स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी स्लम एरिया से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं जिनकी हालत काफ़ी बदतर है और उन्हीं बच्चों को मेंशन किया गया है इस पोएम में। तो आइए देख लेते हैं पोएम। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स मीन्स होता है झोंकेदार हवाओं कह लो या झोंकेदार लहरों। दीज चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे, और किन बच्चों की बात यहाँ की जा रही है, उन बच्चों की बात की जा रही है जो उस क्लासरूम में बैठे स्टडी कर रहे हैं, उस स्लम एरिया से बिलोंग करने वाले वो बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में, स्लम एरिया में जो स्कूल लोकेटेड है उसमें बैठे हुए स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों की बात की जा रही है यहाँ पे। तो दीज चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे, किन बच्चों के चेहरे, वो बच्चे जो स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं और उस प्राइमरी के स्कूल में बैठे स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों की बात की जा रही। तो दीज चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे जो बैठे हैं क्लासरूम में स्टडी कर रहे हैं उस स्लम एरिया में, तो दीज चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे उन झोंकेदार हवाओं से बहुत दूर हैं। अब यहाँ पे झोंकेदार गस्टी वेव सिंबलाइज करता है हैप्पीनेस को, और इन बच्चों के लिए वो चीज़ दूर की कौड़ी है क्योंकि इन बच्चों के चेहरे बयां कर रहे हैं कि वो हैप्पीनेस से दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं है। काफ़ी मलिन चेहरे हैं, काफ़ी वो माइल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, काफ़ी कुपोषण का शिकार हैं और उनके चेहरों पे भूख, प्यास, भूखमरी, गरीबी, ये सारी चीज़ें उन बच्चों के चेहरों पे स्पष्ट दिखाई दे रही। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि इन बच्चों के चेहरे उन झोंकेदार सुंदर या उन झोंकेदार हवाओं से कोसों दूर हैं, फार फार बहुत दूर हैं, अर्थात वो झोंकेदार हवाएं इन बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है या इन बच्चों के चेहरे उन झोंकेदार हवाओं से कोसों दूर हैं। फार फार अवे, बहुत दूर हैं। क्या बहुत दूर हैं? वो झोंकेदार हवाओं इन बच्चों के चेहरों से बहुत दूर है। तो जैसा कि बताया गया गस्टी वेव यहाँ किसको सिंबलाइज करता? हैप्पीनेस को। लाइक रूटलेस वीड्स। तो रूटलेस मीन्स होता है बिना जड़ का, और वीड्स कहते हैं अनवांटेड प्लांट को, ऐसे प्लांट जो अनवांटेड होते हैं, सपोज दैट मान लो खरपतवार। तो लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड कहते हैं अनवांटेड प्लांट को, और अनवांटेड प्लांट जो भी खरपतवार या जंगली घास वास उगती है जिसको किसान को कोई आवश्यकता नहीं होती, वो वीड क्या कहलाती है? अनवांटेड प्लांट। तो वो भी कैसी? रूटलेस, मतलब जड़ विहीन खरपतवार के समान। एक तो अनवांटेड प्लांट और ऊपर से वो
कैसे हैं, रूटलेस हैं। भाई अनवांटेड प्लांट वो होते हैं जिनकी वैसे भी कोई परवाह नहीं करता, उनकी कोई फिक्र नहीं करता अनवांटेड प्लांट की। तो वीड्स, वो भी रूटलेस, एक तो वीड्स अनवांटेड प्लांट और वो भी रूटलेस, बगैर जड़ के वो खरपतवार के समान है, या ऐसा खरपतवार जिसमें जड़ विहीन हो। तो उन जड़ विहीन खरपतवार के समान द हेयर टॉर्न, अर्थात जो बाल हैं, यहाँ पे हेयर को कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ, रूटलेस वीड्स के साथ। तो जड़ विहीन वो खरपतवार के समान द हेयर, जो बाल हैं, टर्न राउंड देयर पैलोड, टर्न राउंड माने होता बिखरे पड़े हुए, देयर पैलोड उनके पीले पड़े चेहरों पर। और किनके पीले पड़े चेहरों पर, उन बच्चों के पीले पड़े चेहरों पर अनवांटेड प्लांट, रूटलेस अनवांटेड प्लांट की तरह, या जड़ विहीन खरपतवार के समान जो उनके बाल हैं वो उनके पीले पड़े चेहरों पर बिखरे पड़े। तो यहाँ पर अब उनके बालों को मतलब रूटलेस वीड्स क्यों कहा गया, क्योंकि उनके बालों में ना तो कभी तेल लगाया गया है और ना कभी जल्दी काम किया जाता है। तो बड़े अनप्रॉपर वे से उनके बाल जो काफ़ी रूखे हैं और काफ़ी बिना मैनर के हैं, वो उनके बाल बिखरे हुए उनके चेहरों पर बिखरे पड़े। और चेहरे भी बच्चों के कैसे हैं, पीलापन छाया हुआ है, वो कुपोषण का शिकार हैं, गरीबी का शिकार हैं, भुखमरी का शिकार हैं वो बच्चे। तो उनके चेहरों पर पीलापन छाया हुआ है और उन पीलेपन या पीले पड़े चेहरों पर या पीलापन धारण किए हुए उन चेहरों पर उनके बाल जो हैं वो अनवांटेड वीड्स के समान बिखरे पड़े हैं। तो ये दो लाइनें हो गई। दो लाइनों का अर्थ फिर से एक बार हम रिपीट किए दे रहे हैं। पोएट एक स्कूल को जाता है, प्राइमरी के स्कूल को या कह लो एक प्राथमिक स्कूल को, जो कि एक स्लम एरिया में स्थित है। तो वहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी हालत बहुत बदतर हैं या उनकी हालत काफ़ी बदतर है। तो उन्हीं बच्चों की बदतर हालत को मेंशन करते हुए स्टीफन स्पेंडर ये पोएम लिखते हैं और पहली दो लाइनों में बताया गया है कि उन झोंकेदार हवाओं से, इन बच्चों के चेहरे से वो झोंकेदार हवाएं कोसों दूर हैं। मतलब वो खुशियों वाला माहौल इन बच्चों से कोसों दूर है। इन बच्चों के जीवन में खुशियाँ लगता है कभी आई ही नहीं हैं, क्योंकि झोंकेदार हवाएं जो सिंबलाइज करती हैं हैप्पीनेस को, खुशियों को, वो हवाएं इन बच्चों के चेहरों से कोसों दूर हैं। और इन बच्चों के चेहरे पर रूटलेस वीड्स के समान बाल बिखरे पड़े हैं, या जड़ विहीन खरपतवार के समान जो बाल हैं इनके, वो इनके पीले पड़े चेहरों पर बिखरे पड़े हैं। तो ये दो लाइनें हो गई। अगली लाइन देखते हैं। द टाल गर्ल, एक लंबी सी लड़की, मतलब उन्हीं बच्चों के बीच एक लड़की है जिसकी हाइट दूसरे बच्चों की तुलना में ज़्यादा है। तो पोएट कहता है कि द टाल गर्ल, एक लंबी लड़की है उन्हीं बच्चों में, विथ हर वेट डाउन हेड, और जिसने अपने सर को वेट डाउन कर रखा है, झुका रखा है। अब उस लड़की ने अपने सर को झुका रखा है शर्मिंदगी के कारण, गरीबी के कारण, जो भी हो, यहाँ पे स्पष्ट रीज़न तो नहीं दिया गया है कि किस वजह से उस लड़की ने अपने सर को झुका कर रखा है, लेकिन ये तय है कि उसमें कहीं ना कहीं वो जो पॉवर्टी है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। तो एक लंबी लड़की क्लासरूम में अपने सर को झुकाए बैठी, या एक लंबी लड़की ने अपने सर को झुका रखा है, या अपने सर को झुकाकर लंबी लड़की एक क्लासरूम में बैठी हुई। तो उस लड़की को पोएट ने मेंशन कर दिया। अब उस लड़की के बाद और जो बच्चे हैं उनको देखिए कैसे वन बाय वन मेंशन कर रहा है पोएट। तो उस लड़की के बाद एक दूसरे लड़के को मेंशन करते हुए पोएट कहता है द पेपर सीमिंग बॉय, एक बच्चा जो इतना दुबला पतला है जितना कि पेपर। यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया है, बच्चे को कंपेयर कर दिया गया है किसके साथ, पेपर के साथ। मतलब एक बच्चा इतना दुबला पतला है जैसे मानो कि पेपर हो। तो द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर की तरह दुबला पतला लगने वाला एक बच्चा क्लासरूम में बैठा हुआ है। एक तो उस लड़की को मेंशन किया जिसने सर झुका रखा है, जो सर झुकाकर क्लासरूम में बैठी हुई है। फिर आगे एक लड़के को मेंशन करते हुए पोएट कहता है कि द पेपर सीमिंग बॉय, एक पेपर की तरह दिखने वाला दुबला पतला बच्चा क्लासरूम में बैठा हुआ है विथ रैट्स आईज,
यहाँ पर उस दुबले पतले बच्चे की आंखों को कंपेयर किया गया किसके साथ? रैट की आईज के साथ। अब उस बच्चे की आंखों को रैट की आई के साथ क्यों कंपेयर किया गया? क्योंकि अमूमन देखा क्या जाता है कि रैट्स की आंखों में हर समय लाइट ऑफ हंगर देखी जा सकती है, भूख देखी जा सकती है हर वक्त रैट की आंखों में, और काफ़ी ग्रीड होती हैं। रैट की आंखों में काफ़ी ग्रीड छुपी होती, हर वक्त रैट की आंखें खाने पीने की तलाश में लगी होती। और वो बच्चा भी बेचारा भुखमरी का शिकार है, कुपोषण का शिकार है, और वो बच्चे जो हैं वो प्रसन्न, मतलब उनके जीवन में प्रसन्नता नामक चीज़ नहीं, क्योंकि ना उनको प्रॉपरली खाना मिल पाता है, ना प्रॉपरली कपड़े मिल पाते हैं, ना प्रॉपरली एटमॉस्फेयर उनको प्रोवाइड हो पा रहा। तो उस पेपर स्विमिंग बॉय की आंखें बिल्कुल चूहे के आंखों के समान। यहाँ पे उस दुबले पतले बच्चे की आंखों को रैट की आई से कंपेयर कर दिया गया। अर्थात पोएट यहाँ कहना चाहता है कि उस बच्चे की आंखों में भूख स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, इसलिए उस पोएट ने उस बच्चे की आंखों को रैट की आई से कंपेयर कर दिया गया। अब इसके अलावा एक और बच्चे को मेंशन करते हुए पोएट कहता है द स्टंटेड। स्टंटेड मीन्स होता है रुकी हुई ग्रोथ, जिसको आप अविकसित भी बोल सकते हैं। द स्टंटेड एक रुकी हुई ग्रोथ का कह लो, या एक अविकसित बच्चा उसी क्लासरूम में बैठा है। अनलकी एयर, और वो बच्चा जो है वो दुर्भाग्य से एयर उत्तराधिकारी है। अब ये उसका दुर्भाग्य ही है जो विरासत में उसे मिली हुई है। एयर मीन्स होता उत्तराधिकारी, अनलकी मीन्स होता अनफॉर्चुनेटली। तो एक अनफॉर्चुनेट या दुर्भाग्यशाली एक बच्चा है जो अविकसित है, अर्थात उसके शरीर का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। तो द स्टंटेड मीन्स एक अविकसित बच्चा। अनलकी एयर जो दुर्भाग्य से, जिसे विरासत मिली है या विरासत में मिली है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। ये बच्चे का दुर्भाग्य ही है कि उसे विरासत में अपने पिताजी से ट्विस्टेड बोन्स मिली हैं। वैसे लोगों को अपने बाप दादाओं से, पूर्वजों से विरासत में प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन ये बेचारा बच्चा बड़ा अनलकी है। क्यों? क्योंकि इसे विरासत के तौर पे प्रॉपर्टी तो नहीं मिली अपने बाप से, हाँ विरासत में बाप से रोग जरूर उसको मिला है। तो विरासत में अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और वो विरासत में मिलने वाली जो एयर मतलब विरासत में चीज मिली है वो है क्या? वो चीज है ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई ऐठी हुई हड्डियां। ये जो एक प्रकार की डिजीज होती है, और इस डिजीज में अमूमन क्या होता है, जो आपकी बोन्स हैं वो ट्विस्टेड हो जाती हैं और पूरी तरीके से वो हाइट में, लंबाई में ग्रोथ नहीं कर पाती। तो ये अनलकी एयर, ये दुर्भाग्यशाली बच्चा जिसे विरासत में अपने पिता का रोग मिला हुआ है, ट्विस्टेड बोन्स मिली हुई हैं, और रिसाइटिंग अ फादर्स नार डिजीज, और वो अपने पिता से मिली हुई नार डिजीज नामक बीमारी के साथ बैठा रिसाइट कर रहा है हिज लेसन, अपने पाठ को। मतलब वो बच्चा बेचारा बड़ा दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि दुर्भाग्य का कारण ये बताया गया है क्योंकि वो दुर्भाग्यशाली बच्चा विरासत में अपने पिता की बीमारी को लिए बैठा है। अर्थात उसके पिता जो उसका रहा होगा वो नार डिजीज से पीड़ित रहा होगा, और जीन्स के थ्रू वो बीमारी बच्चे के जीन्स में भी ट्रांसफर हो गई अगली जनरेशन में, और इसीलिए कहा गया अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नार डिजीज। वो रिसाइट कर रहा है फादर नार डिजीज, अपने पिता की नार डिजीज बीमारी लिए, अपने पिता की नार डिजीज नामक बीमारी लिए हुए, और जिसका इफेक्ट क्या पड़ा है कि उसकी हड्डियां कैसी हैं? मुड़ी हुई, या मुड़ी हुई हड्डियों के साथ अपने बाप की बीमारी लिए, अपने बाप की के द्वारा जो जीन्स के थ्रू उसको मिली है बीमारी, क्या? नार डिजीज, ऐठी हुई हड्डियों की जो बीमारी होती है नार डिजीज, वो बीमारी लिए रिसाइटिंग हिज लेसन, वो बैठा रिसाइट कर रहा है, लेसन याद कर रहा है, पढ़ रहा है फ्रॉम हिज डेस्क। कहाँ? अपनी डेस्क पर बैठा। यहाँ पर उस बच्चे को मेंशन किया गया है पोएट के द्वारा कि एक बच्चा है जो कि अपने बाप की बीमारी लिए बैठा है, या बाप में नार डिजीज नामक बीमारी रही, और वो बीमारी उस बच्चे में ट्रांसफ़र हो गई जीन्स के थ्रू, और वो अपने बाप की बीमारी लिए बेचारा बच्चा बैठा हुआ है क्लासरूम में, अपना पाठ पढ़ रहा है सीट पे। उस बच्चे को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। अब इसके अलावा एक बच्चे को और
पोएट मेंशन करता है। और पोएट कह रहे हैं कि एट बैक ऑफ द डिम क्लास, चूंकि क्लासरूम जो है वो काफ़ी एयरी और प्रकाश युक्त नहीं बना हुआ है, तो आगे का जो गेट ओट है, गेट खुला हुआ, उससे प्रकाश जो ग्लो है वो कुछ दूर तक तो आधी क्लासरूम तक पहुंच पा रहा, और आधी क्लासरूम के बाद लाइट का ग्लो पहुंच नहीं पा रहा। तो वहाँ क्लासरूम में अंधकार फैला हुआ है, ज़्यादा लाइटेड प्रकाश अवेलेबल नहीं है क्लासरूम के पीछे वाले हिस्से में। तो कहा गया है पोएट के द्वारा कि एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अंधकार में या क्लासरूम के पीछे अंधकार में या अंधकार के माहौल में, क्लासरूम का जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पर्याप्त रूप से लाइट पहुँच नहीं रही है, तो वो पोर्शन जो है क्लासरूम का पीछे का वो काफ़ी ज़्यादा डिम है, काफ़ी डिम लाइट वहाँ पहुँच रही है। तो पोएट कहता है एट बैक ऑफ द डिम क्लास, क्लासरूम में पीछे डिम क्लास में, डिम का मतलब वहाँ प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है वो ठीक से पहुँच नहीं रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी अंधकार है क्लासरूम में पीछे के पोर्शन में। तो एट बैक ऑफ द, बैक ऑफ मतलब क्लासरूम के पीछे वाले हिस्से में या क्लासरूम के पीछे वाले भाग में जहां बहुत डिम प्रकाश है, बहुत कम रोशनी है, डिम क्लास वन अननोटेड, मतलब क्लासरूम के पीछे वाले हिस्से में जहां अंधकार फैला हुआ है, ठीक से प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, उस अंधकारमय स्थान में सबसे पीछे एक अननोटेड मीन्स होता है उपेक्षित, एक अननोटेड अर्थात एक उपेक्षित बच्चा बैठा हुआ है जिसकी कोई परवाह नहीं करता, जिसको कोई नोटिस नहीं करता। अननोटेड मीन्स होता है उपेक्षित या समवन हु हैज नॉट नोटिस, जो नोटिस या जिसे नोटिस ना किया जाए वो क्या होता है, अननोटेड। तो जो एक उपेक्षित बच्चा है वो क्लासरूम में सबसे पीछे बैठा हुआ है और अंधकार में, जहाँ पे क्लासरूम में अंधकार फैला हुआ है वहाँ सबसे पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है जो अननोटेड है, उपेक्षित है। और स्वीट एंड यंग, वो बच्चा बड़ा स्वीट है, मतलब बड़ा सुंदर प्यारा बच्चा है, एंड यंग और बहुत यंग है, काफ़ी छोटा यंग बच्चा जो काफ़ी चेहरे से सुंदर दिखता है, वो बच्चा क्लासरूम के पीछे अंधकार में बैठा हुआ है, अंधकार के माहौल में क्लासरूम के पीछे बैठा हुआ है। और हिज आईज, उसकी आंखें, लिव इन अ ड्रीम मतलब एक ख्वाब समाया हुआ है, उसकी आंखों में एक ख्वाब समाया हुआ, अर्थात ये कह लो आंखों में उसके एक ख्वाब समाया हुआ है, एक स्वप्न बसा हुआ है। और वो ख्वाब काहे का है, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में एक ख्वाब समाया हुआ है। और वो ख्वाब काहे का है, ऑफ स्क्वायरल्स गेम, स्क्वायरल्स के गेम का, मतलब वो क्लासरूम के बाहर देख पा रहा है किसी पेड़ पे गिलहरी जो है वो भाग रही है फ्रीडम के साथ फ्रीली, तो उसकी आंखें भी उस गिलहरी के गेम में लगी हुई हैं और वो भी मन ही मन सोच रहा है कि मुझे भी काश ये अवसर उपलब्ध होता कि मैं भी इस गिलहरी के समान फ्रीडम के साथ पेड़ पर भागता फिरता, मस्ती से खेलता रहता। तो हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में एक ख्वाब समाया हुआ है या उसकी आंखों में एक सपना है। और वो किससे रिलेटेड है, ऑफ स्क्वायरल्स गेम, किसका सपना है आंखों में, स्क्वायरल्स गेम, गिलहरी के खेल का। इन ट्री रूम, उस गिलहरी के खेल का जिसने उस पेड़ में, जो क्लासरूम के बगल एक पेड़ है, उस पेड़ पर उस गिलहरी ने अपना आशियाना बना रखा है। तो उसने देखा होगा कि गिलहरी बार बार अपने आशियाने में, या जो होल होता है पेड़ों में, उसमें उसने अपना घर बनाया होगा, बार बार वो जा रही होगी, अपने घरौंदे में निकल रही होगी। तो बच्चा भी एकटक उसी गिलहरी को देख रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है उस गिलहरी के गेम में, क्योंकि आंखों में एक ख्वाब समाया है। वो ख्वाब काहे का है, स्क्वायरल्स गेम का। इन ट्रीज रूम अदर दैन दिस मतलब इसकी बजाय, किसकी बजाय, वो बच्चा उस स्कूल में आया है, क्लासरूम में आया है स्टडी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही कि दैट द चाइल्ड वाज मच इंटरेस्टेड इन स्क्वायरल्स गेम देन स्टडी, बच्चा कहीं ज़्यादा इंटरेस्टेड है किसमें, स्क्वायरल के गेम में, अपेक्षाकृत उस क्लासरूम में बैठकर स्टडी करने में। तो यहाँ कहा गया है इन ट्रीज रूम अदर देन दिस, इसकी बजाय, किसकी बजाय, जिसके लिए वो यहाँ आया हुआ है, उसकी बजाय वो कहीं ज़्यादा इंटरेस्टेड है किसमें, उस गिलहरी के गेम में। अगली लाइन देखते हैं, ऑन सोर क्रीम वाज, तो यहाँ पे सोर क्रीम एक वर्ड यूज हुआ। सोर क्रीम का मतलब होता है खट्टा क्रीम, मतलब ऐसा क्रीम जो खट्टा हो जाए। तो जब क्रीम खट्टी हो जाती है तो वो
टेस्टलेस हो जाती, कोई भी व्यक्ति उसका टेस्ट पसंद नहीं करता। तो दूसरे शब्दों में सिंबॉलिक तौर पे पोएट ने यहाँ कहना चाहा है ऑन शोर क्रीम वॉल्स, उन भद्दे रंग की दीवारों पर, क्रीम कलर की दीवारें हैं लेकिन जिनका प्लास्टर अब उखड़ चुका है और काफ़ी वो ज़्यादा अनअट्रैक्टिव वॉल्स हो गई हैं। उस स्कूल की जो वॉल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हो गई हैं और इसीलिए उन अनअट्रैक्टिवनेस के लिए यहाँ पे पोएट ने शोर क्रीम वॉल्स यूज़ किया वर्ड, मतलब उन भद्दे रंग की दीवारों पर या उन भद्दी लगने वाली दीवारों पर डोनेशन क्या लगे हुए हैं, दान स्वरूप मिली हुई चीज़ें उन दीवारों पर लटकी हुई हैं। उस प्राइमरी स्कूल को जो लोग आए होंगे भ्रमण के लिए विद्यालय को, कुछ न कुछ उन्होंने एज अ डोनेशन विद्यालय को दिया होगा और उन लोगों से या लोगों से मिले हुए डोनेशंस जो हैं उस विद्यालय की उन भद्दी दिखने वाली दीवारों पर वो डोनेशंस लगे हैं, टंगे हुए हैं। और उन डोनेशन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो आगे बता रहा पोएट। ये लाइन फिर से देख लेते हैं, ऑन शोर क्रीम वॉल्स, उन भद्दे रंग की दीवारों पर या उन भद्दी लगने वाली दीवारों पर डोनेशंस लगे हुए हैं, दान स्वरूप मिली हुई चीज़ें लगाई गई हैं उनकी दीवारों पर। और उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, शेक्सपियर्स हेड, एक तो चीज़ है, एक शेक्सपियर की फोटोग्राफ है लेकिन वो फोटोग्राफ शेक्सपियर्स हेड कहा गया, शेक्सपियर पिक्चर या फोटोग्राफ नहीं कहा गया। इसका मतलब जो फोटोग्राफ है वो शेक्सपियर के चेस्ट के ऊपर का पोर्शन है, एक बड़ी सी सीनरी कह लो, एक बड़ा सा फोटोग्राफ लगा हुआ है जो शेक्सपियर के हेड का अर्थात चेस्ट के ऊपर का पोर्शन होगा। फोटोग्राफ किसका, शेक्सपियर का, और वो शेक्सपियर का फोटोग्राफ दीवार पर लगा हुआ है। और वो मिला कैसे है उस विद्यालय को, एज अ डोनेशन के तौर पे शेक्सपियर का फोटोग्राफ मिला है, वो फोटोग्राफ दीवार पर लगा हुआ है। और क्या है शामिल, क्लाउडलेस एट डॉन, एक बादल रहित भोर की तस्वीर। तो क्लाउडलेस मीन्स होता है बादल रहित, एट डॉन, डॉन कहते हैं उषा काल को, द टाइम बिफोर सनराइज, सनराइज के पहले का जो समय होता है जिसे हम उषा काल कहते हैं उसी को डॉन बोला जाता है। तो क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस मीन्स होता है बादल रहित और डॉन मीन्स होता है भोर। तो बादल रहित भोर की एक फोटोग्राफ है, बादल रहित भोर की तस्वीर लगी हुई है। एक कोई सीनरी लगी होगी या सीनरी होगी जिसमें दिखाया गया होगा कि सनराइज होने वाला है या सनराइज हो रहा है। तो बादल रहित एक भोर का फोटोग्राफ। और सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और एक फोटोग्राफ लगी हुई है सिविलाइज्ड डोम। सिविलाइज्ड डोम मीन्स होता है सभ्य गुम्मद, गुम्मद कहते हैं सेमी सर्किल, जो मंदिरों के ऊपर का पोर्शन होता है गुम्मद, डोम मीन्स होता है गुम्मद, और गुम्मद कैसा है सिविलाइज्ड, और गुम्मद सेमी सर्किल शेप का होता है। तो सेमी सर्किल डोम की जो फोटोग्राफ है राइडिंग ऑल सिटीज। अब यहाँ पे राइडिंग, वैसे तो राइडिंग माने होता फोटोग्राफ सवारी करना, लेकिन यहाँ पे राइडिंग को सिंबॉलिक तौर पे पोएट ये बताना चाहता है कि वो जो फोटोग्राफ डोम का है वो दिखाया गया है फोटोग्राफ में कि डोम जो है वो शहरों की हाइट से काफ़ी या शहर की बिल्डिंगों इमारतों से काफ़ी ऊंचाई पर डोम बनाया गया है, जो ये दिखाता है कि उस शहर को राह दिखाता हुआ डोम का फोटोग्राफ जो शहरों की हाइट से काफ़ी ऊपर है। सेमी सर्किल उस डोम की फोटोग्राफ है जो शहरों के काफ़ी ऊपर या शहरों के ऊपर राइड करता हुआ फोटोग्राफ में दिखाया गया है, किसको, उस सिविलाइज्ड डोम को। तो यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शेक्सपियर के हेड को ही कंपेयर किया गया, क्योंकि हेड भी काफ़ी, बाल तो है नहीं, शेक्सपियर का फोटोग्राफ आपने देखा होगा तो शेक्सपियर भी पूरी तरीके से बाल उनके चेहरे सर पे नहीं है, और उनका सर भी जस्ट लाइक सेमी सर्किल, जैसे सेमी सर्किल डोम होता है उसी डोम के शेप का उनका सर भी है, क्योंकि सर में चूल तो है लेकिन उनके सर में बाल नहीं है, टकला है उनका सिर। तो ये भी कहा जाता है कि उनके शेक्सपियर के हेड को ही यहाँ कंपेयर कर दिया गया किसके साथ, क्लाउडलेस डॉन के साथ, और उस सिविलाइज्ड डोम के समान राइडिंग ऑल सिटीज जो शहरों से सबसे ऊपर उठता हुआ दिखाया गया है। तो ये तो कुछ लाइनें हैं, और इसके अलावा अब हम देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस, कहाँ कहाँ पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं इन लाइनों में। तो यहाँ पर जब हम देख पा रहे हैं लाइक रूटलेस वीड्स, यहाँ पर बच्चों के चेहरों को लाइक रूटलेस वीड्स, मतलब लाइक रूटलेस वीड्स, वो जो खरपतवार है
उसको लाइक रूटलेस वीड, मतलब बिना जड़ की वीड्स के समान, मतलब बच्चों के यहाँ पे हेयर को कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ? रूटलेस वीड्स के साथ, जड़ विहीन खरपतवार से उनको कंपेयर किया जा रहा है हेयर्स को, बालों के, बच्चों के। तो हम कह सकते हैं लाइक, यहाँ पे लाइक लगा के कंपेयर किया गया है, तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच सिमिली यूज हुई है। और आगे देख लेते हैं टॉल गर्ल सीमिंग बॉय। हाँ, यहाँ पे द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर की तरह दिखने वाला बच्चा, तो यहाँ बच्चे को कंपेयर किया गया है किसके साथ? पेपर के साथ। तो और एज लाइक सो का यूज नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं यहाँ फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज हुई है? मेटाफर यूज हुई। तो आइए आगे देखते हैं। पिछले बोर्ड में हमने बताया कि उस क्लासरूम की उन भद्दी दीवारों पर डोनेशंस के रूप में मिली हुई चीज़ें दीवारों पर टंगी हुई हैं, जिनमें एक शेक्सपियर का हेड की फोटोग्राफ हो गई और दूसरा एक क्लाउडलेस डॉन की फोटोग्राफ है और सिविलाइज्ड डोम राइडिंग द सिटीज। उनके अलावा बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, टायरोलीज वैली एक ऑस्ट्रेलिया की बड़ी ही फेमस घाटी है, टायरोलीज वैली, और ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो टायरोलीज वैली है ये बेल्ट घंटी के आकार की है। एक्चुअल में ये जो वैली है इसका शेप है बेल्ट शेप का, अर्थात घंटी नुमा, और फ्लावरी कहते हैं फूल पत्तियों वाली। तो टायरोलीज वैली की जो फूल पत्तियों वाली घाटी, बेल्ट नुमा घाटी जो है, उसका फोटोग्राफ मिला है एज अ डोनेशन स्कूल को। तो वो भी फोटोग्राफ दीवार पर टंगी हुई है। तो देखते हैं जो डोनेशन के तौर पे और चीज मिली है वो क्या है? बेल्ट घंटी नुमा फ्लावरी फूल पत्तियों वाली टायरोलीज वैली, टायरोलीज वैली की फोटोग्राफ या सीनरी एक मिली है टायरोलीज वैली की, जो कि बेल्ट है, बेल्ट शेप में है या घंटी नुमा शेप है वैली का, और वो फ्लावरी वैली है, तो जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो टायरोलीज वैली जो कि फ्लावरी है और बेल्ट शेप की है वो वैली, उसका फोटोग्राफ मिला हुआ है, वो भी उस दीवार पर टंगा हुआ है, उस क्लासरूम की दीवार पे। और उसके अलावा ओपन हैंडेड मैप, मतलब ओपन हैंडेड मतलब एक ऐसा मैप जो कि फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंट किया गया मैप है, वो मैप लगा हुआ है, ओपन हैंडेड मैप। एक मैप उस क्लासरूम में एज अ डोनेशन मिला है, वो भी दीवार पर टंगा हुआ है। तो ओपन हैंडेड मैप का मतलब हुआ कि एक ऐसा मैप व्हिच इज प्रिंटेड ऑन फ्लैट सरफेस, एक मैप है जो फ्लैट सरफेस पे प्रिंट किया हुआ है, तो वो मैप भी टंगा हुआ है। वर्ड का मैप है वो भी दीवार पर टंगा हुआ है। अवार्डिंग द वर्ड, और वो जो मैप है वो अपने दोनों हाथों से अवार्डिंग प्रस्तुत कर रहा है द वर्ड, उस वर्ड को, अर्थात यहाँ पे दो वर्ड की बात की जा रही है। एक वर्ड है जो मैप रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा संसार, मतलब मैप में जो वर्ड है उस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैप का मतलब जो मैप रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक वर्ड है, और बच्चों का, उस स्लम एरिया के बच्चों का एक दूसरा वर्ड है जो कतई मेल नहीं करता, जो कतई मैच नहीं करता उस वर्ड से, जो वर्ड वो मैप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एक एक लाइनों में दो दो बार वर्ड यूज हुआ होगा, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दो दो बार वर्ड है, तो यहाँ पे दो वर्ड रिप्रेजेंट किए गए। एक बच्चों वाला वर्ड जो वास्तविक हकीकत है किसकी? उन स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों की, और एक वर्ड है जो वो मैप रिप्रेजेंट करता है, सुंदर सा वर्ड। तो कहा गया कि अवार्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, ये जो मैप टंगा हुआ है क्लासरूम में फ्लैट सरफेस पे, वो मैप अपना वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात जो वर्ड छुपा है उस मैप में, मैप अपना वर्ड जो कि सुंदर है, ब्यूटी है, उसमें कई सारी चीज़ें, तमाम सुंदर सुंदर चीज़ों को मेंशन किया गया है उस वर्ड के मैप में। तो जो मैप टंगा हुआ है वो अपना वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, जहां तक बात इन बच्चों की है, तो दीज विंडोज, ये जो विंडो हैं, अर्थात जो अगल बगल का एटमॉस्फेयर है
वो स्लम एरिया वाला जो इलाका है वही हकीकत में बच्चों का अपना वर्ड है। बाकी जो मैप रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड, उस वर्ड से बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। वो वर्ड बच्चों की हकीकत से काफी परे है। बल्कि हकीकत ये है कि बच्चों के जो अगल बगल का एरिया है वो स्लम एरिया है, वही उन बच्चों का हकीकत में अपना वर्ड है। These windows not this map। तो बच्चों के लिए उनका वो संसार है जिस संसार में वो रह रहे हैं, ना कि दिस मैप, ना कि वो संसार बच्चों का संसार है जो संसार वो मैप रिप्रेजेंट कर रहा है। और देयर वर्ड, ये बच्चों का वर्ड है जिस वर्ड में वो रह रहे हैं, अर्थात उस स्लम एरिया के बाहर, मतलब स्लम एरिया के इर्द गिर्द जो भी माहौल है वही एक्चुअली या हकीकत में उन बच्चों का अपना संसार है। बाकी एक संसार और रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैप क्लासरूम में लगा हुआ वो मैप जो कि एक सुंदर सा वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उस वर्ड से उन बच्चों का कहीं सरोकार नहीं है, कोई नाता नहीं। क्यों? क्योंकि जो जो अच्छी चीज़ें, हैप्पीनेस की चीज़ें और खुशियाँ प्रदान करने वाली चीज़ें वो मैप रिप्रेजेंट कर रहा है, उन चीज़ों से बच्चों का लाइफ या बच्चों का जीवन परे है। बच्चों के जीवन में वैसी खुशियाँ प्रोवाइड करने वाली कोई चीज़ें उनकी लाइफ में है ही नहीं, बल्कि हकीकत में बच्चों का वो वर्ड उनका अपना है जिस वर्ड में वो रह रहे हैं, अर्थात वो स्लम एरिया ही उनका अपना वर्ड है। ये लाइन फिर से देख लेते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग वाली लाइन है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, और फिर भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये जो विंडो हैं, जिन विंडोज में वो बच्चे रह रहे हैं, वही विंडोज वाला वर्ड उनका अपना वर्ड है। नॉट दिस मैप, ना कि इस मैप में दिखाया जाने वाला वर्ड उनका अपना वर्ड है। देयर वर्ड, मतलब जो वर्ड जिस माहौल में बच्चे रह रहे हैं स्लम एरिया के, वही माहौल एक्चुअली उन बच्चों का अपना संसार है, ना कि वो संसार जो वो मैप रिप्रेजेंट कर रहा है। Where all their फ्यूचर्स पेंटेड, मतलब हकीकत में बच्चों का वो संसार है, वो वर्ड बच्चों का अपना वर्ड है जहां ऑल देयर फ्यूचर्स, जहां उनका पूरा भविष्य पेंटेड विथ अ फॉग, पेंटेड विथ अ फॉग का मतलब जहां पे उनका पूरा जीवन आशंकाओं से भरा हुआ है, अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। कोई भी चीजें उनके भविष्य में हकीकत होती नजर नहीं आ रही, या कोई भी चीज़ें उनके फ्यूचर के लिए स्पष्ट नहीं है। काफ़ी पुअर कंडीशन में वो बच्चे रह रहे हैं और उनके वर्ड को या उनके फ्यूचर को पेंट किया गया है। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, पेंटेड विथ फॉग। फॉग में चीज़ें हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो पोएट के यहाँ कहने का मतलब है कि बच्चों का जो संसार है उसमें बच्चों का जो फ्यूचर है उसको पेंट कर दिया गया है, काहे के साथ? फॉग के साथ। अर्थात उनके फ्यूचर को मतलब काफ़ी अनसर्टन कर दिया गया है, या अनसर्टेनिटी के माहौल में उनका भविष्य छुपा हुआ है। अनसर्टेन है उनका भविष्य। किसका भविष्य अनसर्टेन है? उन स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों का भविष्य जो है उसको पेंट किया गया है किसके साथ? अनसर्टेनिटी के साथ, या अनसर्टेन है उनका। वेयर ऑल देयर फ्यूचर, जहां उनका पूरा भविष्य पेंटेड विथ अ फॉग, किससे पेंट किया हुआ है? फॉग से। और फॉग से पेंट करने का मतलब चीजें स्पष्ट नहीं है। उनका जो फ्यूचर है उसको अंधकार में रखा गया है, या फ्यूचर उनका अंधकारमय है। दूसरे शब्दों में उन स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकारमय है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन, और एक छोटी सी गली में उनको संकुचित करके रख दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि उन बच्चों को सीमित करके रखा गया है उस स्लम एरिया में। वो बच्चे केवल उस स्लम एरिया तक सीमित हैं। स्लम एरिया के बाहर का ना तो वो एटमॉस्फेयर देखे हैं और ना ही उनके लिए वो चीज़ें अवेलेबल हैं। उनका जीवन वहीं से शुरू होता है और वहीं पे उनका जीवन समाप्त हो रहा है। तो अ नैरो स्ट्रीट, यहाँ पे नैरो स्ट्रीट कहा गया है उस पूरे स्लम एरिया को। स्लम एरिया को एज अ नैरो स्ट्रीट कंपेयर किया गया है। तो अ नैरो स्ट्रीट, एक पतली सी गली में, सील्ड इन, पतली सी गली में सीमित कर दिया गया है, अर्थात उनको स्लम एरिया के दायरे में सीमित कर दिया गया है। विथ अ लेड स्काई, लेड स्काई मीन्स होता है धुंधले आकाश से, या धुंधले आकाश से। धुंधला आकाश का मतलब होता है जब
छाया होता है, कोहरा या बादल छाए होते हैं तो आकाश काला होता है या आकाश का रंग काफ़ी डार्क होता है। तो यहाँ पे कहा गया है उन बच्चों के जो चांसेस हैं लाइफ में ऊंचे बढ़ने के, उनको ढक कर रखा गया है। किसके साथ ढक कर कवर अप किया गया है? लेड स्काई से, अर्थात उस पतली सी सकरी सी गली को सील्ड अप कर दिया गया है, सील्ड कर दिया गया है विथ अ लेड स्काई। किसके साथ? डार्क कलर के क्लाउड के साथ। अर्थात उनके लिए जो भी फैसिलिटीज़ हैं, उनके जो चांसेज हैं लाइफ में आगे बढ़ने के, उन सबको सीमित करके उसी एरिया में पैकअप किया गया है। उनके लिए वो मुहैया नहीं है चीज़ें कि वो उन स्लम एरिया के दायरे से बाहर निकलकर अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को ऊपर उठा सकें। तो अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लेड स्काई, एक लेड स्काई के साथ उस नैरो स्ट्रीट को सीमित करके रखा गया है उन बच्चों के एरिया की बात की जा रही है। अ नैरो स्ट्रीट, यहाँ पे सकरी गली, और नैरो स्ट्रीट यहाँ पे सिंबॉलिक तरीके पे रिप्रेजेंट किया जा रहा उस स्लम एरिया को। अ नैरो स्ट्रीट, एक छोटी सी पतली सी सकरी सी गली, सील्ड इन, जिसको सील्ड कर दिया गया है, पैक कर दिया गया है विथ अ लेड स्काई। किसके साथ? काले बादलों के साथ या लेड स्काई, डार्क क्लाउड के साथ। और फार फार फ्रॉम रिवर्स, और हकीकत ये है कि इन बच्चों का जीवन जो है फार फार अवे या फार फार फ्रॉम रिवर्स, नदियों से दूर। तो जैसी कि पोएम की लाइन ही शुरुआत हुई थी फार फार, जब फार फार 2 बार यूज हुआ है तो हम कह सकते हैं यहाँ फिगर ऑफ स्पीच, आप रिपीटेशन भी यहाँ पे यूज हुआ है और आप कह लें अलिट्रेशन भी यूज हुआ है। रिपीटेशन इसलिए क्योंकि सेम वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए रिपीटेशन। और यहाँ पे 2 क्लोजली वर्ड हैं जो सेम कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पोएटिक डिवाइस अलिट्रेशन भी यूज हुआ। तो फार फार फ्रॉम रिवर्स कहा गया उन बच्चों का जीवन, यानी बच्चों के जो बच्चे हैं स्लम एरिया में रहने वाले, वो बच्चे काफी दूर हैं, परे हैं। किससे? फ्रॉम रिवर्स, उन नदियों से जो वो मैप रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैप में नदियों को दिखाया गया है, कैप्स को दिखाया गया, फॉरेस्ट को दिखाया गया, हरे भरे मैदानों को दिखाया गया, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब चीजें इन बच्चों की पहुंच से बहुत दूर हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, अर्थात बच्चों का जीवन जो है उन नदियों से, उन रिवर से काफी दूर है। कैप्स, ये बच्चे काफी दूर हैं, बच्चों का जीवन दूर है उन टापुओं से। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स मीन्स होता है अच्छे शब्द। अब यहाँ पे अच्छे शब्दों का मतलब, क्योंकि वो स्लम एरिया का स्कूल है, उसमें पढ़ाया जा रहा है उनको, तो अच्छी क्वालिफिकेशन भी उनको प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, या आप कह लो उनके लिए जो अच्छे वर्ड हैं वो भी मुहैया नहीं हैं। इस समाज ने उनके लिए अच्छे वर्ड भी मुहैया नहीं कराए। या स्टार्स ऑफ वर्ड्स, अच्छे शब्दों की पहुँच या अच्छे शब्दों की जो पहुँच है या अच्छे शब्द उनकी पहुँच से कोसों दूर हैं। तो उनकी पहुंच से क्या क्या दूर हैं? वो सारी चीजें जो मैप रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो रिवर्स हों, चाहे वो टापू कैप्स हों, चाहे वो स्टार्स ऑफ वर्ड्स अच्छे शब्द हों, ये सारी चीजें उन बच्चों की पहुंच से काफी दूर हैं। श्योरली शेक्सपियर इज अ विग्ड, और निश्चित तौर पर शेक्सपियर उनके लिए विग्ड हैं, बुरे इंसान हैं। और शेक्सपियर क्यों बुरे इंसान? आखिर भाई शेक्सपियर ने उनका क्या ले लिया? तो कहने का अर्थ पोएट का ये हुआ कि शेक्सपियर जो है काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की लैंग्वेज या हाई स्टैंडर्ड के थॉट्स रखते हैं, और इन बच्चों, चूंकि ये छोटी क्लासों में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए शेक्सपियर जो है कतई एक आइडियल एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि जो शेक्सपियर की बातें कहती हैं, जो शेक्सपियर की राइटिंग्स कहती हैं, वो इन बच्चों की समझ से बहुत दूर हैं। इसीलिए कहा गया श्योरली, निश्चित तौर पर शेक्सपियर इज विग्ड, उनके लिए, किसके लिए? इन स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के लिए इज विग्ड, बुरे इंसान हैं, बैड पर्सन हैं। और द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और ये मैप भी जो क्लासरूम में लगा हुआ है, एक्चुअली इन बच्चों के लिए ये बहुत ही बैड एग्जाम्पल है, एक बुरा उदाहरण है। और बुरा उदाहरण क्यों है? क्योंकि ये मैप दिखाता है अच्छी अच्छी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को जो लाइफ में हैप्पीनेस प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो हैप्पीनेस नक्शा प्रोवाइड कर रहा है, उस हैप्पीनेस से ये बच्चे कोसों दूर हैं। तो इसलिए ना तो शेक्सपियर और ना ही ये मैप इनके लिए किसी भी प्रकार से एक आइडियल एग्जाम्पल नहीं हो सकता, ना शेक्सपियर और ना ही वो मैप
जो क्लासरूम में टंगा हुआ है। तो श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड, निश्चित तौर पर इन बच्चों के लिए शेक्सपियर क्या है, एक विग्ड पर्सन है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और इसके साथ साथ क्लासरूम में टंगा हुआ वो जो मैप है, वर्ड का मैप, वो भी एक बैड एग्जाम्पल है। और क्यों बैड एग्जाम्पल है? क्योंकि विथ शिप्स, क्योंकि वो जो मैप है उसमें किसको दिखाया गया है, शिप्स को दिखाया गया है, जहाजों को, पानी के जहाजों को दिखाया गया। एंड सन, उसमें सूरज को दिखाया गया है मैप में। एंड लव, और उसमें प्रेम को दिखाया गया है। और जबकि हकीकत ये है कि इन सभी चीजों से बच्चे कोसों दूर हैं, और ये चीजें सिर्फ उनके लिए टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये सारी चीजें, चाहे वो शिप हो, चाहे सन हो, चाहे लव हो, ये सारी चीजें एक्चुअल में उन्हें टेम्प्ट करती हैं, लालच प्रोवाइड करती हैं, प्रलोभन देती हैं टू स्टील। काहे के लिए? चोरी करने के लिए। क्योंकि ये सारी चीजें एक्चुअली उन्हें उकसाती हैं, उन्हें प्रलोभन देती हैं। काहे के लिए? टू स्टील, चोरी करने के लिए। क्योंकि जिस माहौल में वो रह रहे हैं ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड नहीं हो सकती कुल मिला के। तो जो मैप रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज़ें, इन चीज़ों को देखकर वो प्रेरित होते हैं, प्रलोभन के समान ये मैप उनको प्रलोभन देता है और उनको प्रेरित करता है। काहे के लिए? चोरी करने के लिए। क्योंकि चोरी करके ही इन खुशियों को वो पा सकते हैं और अपने दम पे वो उन खुशियों को अर्न करके अर्जित नहीं कर सकते, अपनी दम पर उन खुशियों को अर्जित नहीं कर सकते। तो मैप भी एक प्रकार से उनके लिए बैड एग्जाम्पल है। क्यों बैड एग्जाम्पल है मैप उनके लिए? क्योंकि मैप में जो चीज़ें दर्शाई गई हैं वो एक्चुअली उनको टेम्प्ट करती हैं, लालच प्रोवाइड करती हैं, प्रलोभन देती हैं उनको। टेम्प्ट मीन्स होता लालच या प्रलोभन, वो उनको प्रलोभन देती हैं और उकसाती हैं, प्रेरित करती हैं। काहे के लिए? टू स्टील, चोरी करने के लिए। तो कहा जा सकता है कि मैप कतई उनके लिए एक गुड एग्जाम्पल नहीं। तो ना तो मैप और ना ही वो शेक्सपियर का फोटोग्राफ इनके लिए किसी भी तरह से एक गुड एग्जाम्पल या आइडियल एग्जाम्पल इनके लिए नहीं है। फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल, क्योंकि इन बच्चों का जो जीवन है, इन बच्चों के जीवन के लिए, इन बच्चों के जीवन में या इन बच्चों को सीमित कर दिया गया है। क्रैम्ड होल, क्रैम्ड होल मतलब होता है सकरा स्थान, जो काफी क्रैम्ड कहते हैं काफी सकरा या कंजस्टेड एरिया को। तो फॉर लाइफ, क्योंकि इनका जो जीवन है, किसका जीवन? इन स्लम एरिया में रह रहे बच्चों का जीवन की बात की जा रही है। फॉर लाइफ, क्योंकि इनके जीवन को दैट स्लाइली टर्न, जो कि स्लाइली सीक्रेटली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल, उनके क्रैम्ड, उन सकरे होलों में, उनकी सकरी बस्तियों में, सकरी खोलियों में उनके जीवन को सीमित करके रख दिया गया है। इसलिए इन सब चीज़ों का जो ऊपर दी गई चीज़ें हैं, चाहे वो मैप हो और चाहे वो फोटोग्राफ हो शेक्सपियर का, वो कतई उनके लिए अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। क्यों अच्छा एग्जाम्पल नहीं? क्योंकि इनके जीवन को सीक्रेटली या सेक्रेटली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल, क्योंकि उनके जीवन को सेक्रेटली या कनिंगली उनके क्रैम्ड होल में सीमित करके रख दिया गया है। उनको उसी दायरे में सीमित करके रख दिया गया है जिसमें बड़े कंजस्टेड एरिया में, छोटी छोटी खोलियों में, छोटी छोटी झुग्गियों में, झोपड़ियों में उनको सीमित करके रख दिया गया है। इसलिए इन सब चीज़ों का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और उन बच्चों के लिए जो स्लम एरिया में रहते हैं उनके लिए दिन शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत होती है फॉग के साथ। मतलब जब दिन होता है तो फॉग छाया होता है, कोहरे से शुरू होता है, उनका दिन की शुरुआत कोहरे से शुरू होती है और अंत होती है एंडलेस नाइट। मतलब कुल मिला के प्रकाश नाम की चीज़ उनके जीवन में नहीं है। और यहाँ लाइट सिंबलाइज करता है हैप्पीनेस को, और वो लाइट उनके जीवन में है ही नहीं, क्योंकि उनकी शुरुआत दिन की होती है कोहरे के साथ और दिन का अंत होता है घनी रात के साथ। तो जब सो के उठते हैं, मॉर्निंग होती है, तब भी उनके लिए अंधकार होता है जीवन में, और जब रात होती है तो रात तो मानो अंधकार में होती ही है। तो फ्रॉम फॉग टू एंडलेस लाइफ, मतलब उनका जीवन शुरू होता है कहाँ से? फॉग से, और एंडलेस नाइट, कभी ना समाप्त होने वाली रात पर उनका जीवन खत्म होता है। दूसरे शब्दों में पोएट ये कहना चाहता है कि उनका जीवन अंधकार समय या अंधकार से ही उनका जीवन शुरू होता है और अंधकार में ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। उनके जीवन में खुशियाँ आने वाली नहीं, या उनके जीवन में खुशियों से महरूम रह जाते हैं और बगैर इन खुशियों को भोगे हुए वो उस
स्लम एरिया में बच्चे पड़े पड़े अपना जीवन बिता देते हैं। स्लम एरिया से बाहर निकलना उनके लिए मुयस्सर नहीं हो पाता। तो आइए अब आगे देखते हैं। पिछली लाइनें हमारी ख़त्म हुई थी कि जहाँ पर उनकी सुबह से लेकर शाम तक अंधकार में जीवन व्यतीत करने को वो स्लम एरिया के बच्चे मजबूर हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक उनको अंधकार में जीवन बिताना पड़ता। उसके आगे देखते हैं ऑन देयर स्लैग हीप। तो देखो स्लैग हीप, स्लैग मीन्स होता है वीक, और हीप माने वैसे तो शाब्दिक अर्थ इसका ढेर होता है, लेकिन यहाँ पे स्लैग हीप सिंबलाइज किया गया है वीक बॉडी स्ट्रक्चर को। तो कहने का अर्थ पोएट का है कि ऑन देयर स्लैग हीप, उनके दुबले पतले बॉडी स्ट्रक्चर पर या दुबले पतले शरीर पर, दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के दुबले पतले शरीर पर इन बच्चों ने वेयर स्किन्स, स्किन रूपी आवरण धारण कर रखा है। मतलब ये दुबले पतले शरीर वाले जो बच्चे हैं और इन्होंने अपने शरीर पर स्किन रूपी आवरण जो धारण कर रखा है, अर्थात स्किन जो पहन रखी इन्होंने अपने दुबले पतले शरीर पे। पोएट के कहने का मतलब ये दुबला पतले शरीर वाले बच्चे, इन्होंने जो स्किन धारण कर रखी है या जो स्किन इन्होंने पहन रखी है, पीप्ड थ्रो बाय बोन्स, अर्थात उन स्किन्स से होती हुई हड्डियां झांक रही बाहर। कहने का अर्थ हुआ पोएट के कि उन बच्चों का शरीर इतना दुबला पतला है कि उनकी एक एक हड्डियों को आप काउंट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा दुबला पतला शरीर है इन बच्चों का। और ये सब किसकी वजह से है? ये सब है कुपोषण की वजह से, गरीबी की वजह से, लाचारी की वजह से, मजबूरी की वजह से, जिससे उनको पोषण युक्त भोजन मिलता ही नहीं और वो सब कुपोषण के कुछ शिकार हैं। और कुछ बच्चे भुखमरी के कगार पे खड़े भुखमरी का शिकार हैं, और जिसकी वजह से उनके उन दुबले पतले शरीरों पे जो उन्होंने स्किन रूपी आवरण धारण कर रखा है, उस आवरण से होती हुई हड्डियां झांक रही हैं। मतलब जब कोई दुबला पतला होता है तो स्किन के ऊपर से हड्डियां झांका करती हैं। तो वही चीज़ पोएट ने कही है कि वेयर स्किन्स, इन्होंने जो स्किन्स धारण कर रखी है अपने दुबले पतले शरीर पर, पीप्ड थ्रो बाय बोन्स, उन स्किन के अंदर से हड्डियां बाहर झांक रही हैं। अर्थात उनके शरीर बहुत दुबले पतले हैं और सारी हड्डियां स्किन के ऊपर से दिखाई दे रही है, स्किन के ऊपर से हड्डियों को देखा जा सकता है। एंड एक्सपेक्टकल, और ये सारी चीज़ें किसकी निशानी हैं? ये सारी चीज़ें उनकी लाचारी, उनकी गरीबी, उनकी भुखमरी और उनकी परेशानियों की निशानी बयां कर रही हैं। एंड एक्सपेक्टकल, और जो चश्मे भी उन्होंने धारण कर रखे हैं ऑफ स्टील, वो भी काहे के बने हैं? स्टील के। तो वैसे तो स्टील हैवियर मेटल है या काफ़ी हैवी मेटल होता, जो होता तो चीप है, लेकिन वो ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होता, वो ज़्यादा बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, कंफर्टेबल नहीं होता। जो स्टील ग्लासेस, स्टील के फ्रेम के चश्मे होते हैं वो हैवी होते हैं, क्योंकि स्टील हैवियर मेटल है, तो उनके जो चश्मे बनते हैं स्टील स्ट्रक्चर फ्रेम के, वो चश्मे काफ़ी भारी होते हैं। लेकिन अब वही है कि वो बच्चे बेचारे गरीब हैं, वो कंफर्टेबल चीज़ देखें कि भाई उनके पास पैसा तो है नहीं कि वो हल्के मटेरियल के या चश्मे के खरीद सकें जो काफ़ी कंफर्टेबल हों। बेचारे स्टील के चश्मों को उन्होंने धारण कर रखा है। एंड स्पेक्टकल्स ऑफ स्टील, स्टील के चश्मों को पहन रखा है, और स्टील के चश्मे वही लोग पहनते हैं जो अच्छे चश्मे, कास्टली चश्मे खरीद पाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो स्पेक्टकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, और इतना ही नहीं है केवल स्टील के चश्मों को उन्होंने पहन रखा है, स्टील के फ्रेम के चश्मे पहन रखे, बल्कि उनमें जो ग्लास लगे हुए हैं वो ग्लासेस भी मेंडेड हैं, मरम्मत किए हुए हैं। मेंडेड मीन्स मरम्मत किए हुए। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, ठीक वैसे ही जैसे कोई बॉटल स्टोन पे गिर जाती है, स्टोन से टकरा जाती है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं या उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो इन बच्चों ने जो चश्मे पहन रखे हैं, उन चश्मों के, पहली बात तो उन चश्मों के जो फ्रेम है वो स्टील के बने हुए हैं, और दूसरी चीज उनमें जो ग्लास लगे हुए हैं वो भी मेंडेड किए हुए ग्लास हैं, प्लेन ग्लास नहीं है, ग्लासों को भी जोड़ के मेंड करके जैसे तैसे बनाया गया है। उन चश्मों को इन बच्चों ने धारण कर रखा है। विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन
स्टोन्स। कैसे? जैसे बॉटल बिट्स टुकड़ों टुकड़ों में हो जाती है स्टोन पे गिरने के बाद, पत्थर से टकराने के बाद, तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर उनके ग्लासेस को बनाया गया है। किसके ग्लासेस को? उन चश्मों के ग्लासेस को जिन चश्मों को धारण कर रखा है इन गरीब बच्चों ने। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका पूरा वक्त और पूरा समय बीतता है उस फागी स्लम में, उस अंधकार में या उस धुंध भरे स्लम एरिया में या उन मलिन बस्तियों में उनका पूरा वक्त बीतता है। किसका? उन गरीब बच्चों का वक्त, पूरा वक्त या उन बच्चों का पूरा वक्त उस अंधकार में, धुंधले माहौल में व्यतीत होता है। पूरा का पूरा वक्त, उनका पूरा समय और पूरा स्पेस, पूरा वक्त और पूरा समय उनका व्यतीत होता है किसमें? उस अंधकार में, उस धुंधले माहौल में, स्लम एरिया के धुंधले माहौल में उनका पूरा वक्त बीतता है। सो इसलिए ब्लॉट, ब्लॉट मीन्स होता है टू मार्क, निशान लगाना। सो ब्लॉट देयर मैप्स, इसलिए उनके मैप्स को, ये किसके मैप की बात की जाए? ये बात की जा रही उन स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों की हकीकत, अर्थात जो उनकी वास्तविक स्थिति है उस स्थिति की बात की जा रही है। सो ब्लॉट देयर मैप, इसलिए उन बच्चों का जो मैप है, उनकी जो हकीकत है, उनका जो माहौल है, उनकी जो स्थिति है, उस स्थिति को ही यहां मैप से रिप्रेजेंट किया गया है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम, इसलिए उनके मैप्स को विथ स्लम, और न केवल पूरे स्लम एरिया के साथ, मतलब जो बच्चों का माहौल है, जो बच्चों की स्थिति है, जो बच्चों का एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर को ब्लॉट कर दो, मार्क कर दो, देयर मैप, उनके मैप को विथ स्लम्स, उस स्लम के साथ, एज बिग एज डूम। डूम मीन्स होता है डिस्ट्रक्शन। मतलब कहने का पॉइंट का अर्थ यहां पे है कि उन बच्चों की जो हालात हैं, उन बच्चे के हालातों को और उन बच्चों के हालातों को और साथ साथ उस स्लम एरिया को भी इंगित कर दो। कहां पे इंगित कर दो? उस मैप में। किस मैप में? जो मैप लगा है क्लासरूम में, उसमें इस स्लम एरिया के बच्चों के इस कंडीशन को, इस स्लम एरिया को दर्शाया नहीं गया है। तो पोएट यहां कहना चाहता है कि वास्तव में हकीकत में इनका भी स्थान दे दो उस मैप में, या जो भी इनकी हालत है इस हालत को उस मैप में रिप्रेजेंट कर दो, ताकि लोग जान सकें कि वो जो मैप दिखा रहा है अच्छी अच्छी चीजें, उन अच्छी अच्छी चीजों में ये भी शामिल है, इन बच्चों का दुखपूर्ण या कष्टपूर्ण जीवन भी शामिल है नक्शे की उन अच्छी अच्छी चीजों में। तो सो ब्लॉट देयर मैप्स, इसलिए उनके मैप्स को विथ स्लम्स, न केवल मैप को बल्कि पूरे स्लम को भी इंगित कर दो, ब्लॉक को मार्क कर दो, एज बिग, इतना बड़ा, एज डूम, जैसे कि डस्ट, जब डिस्ट्रक्शन होता है तो काफी निशान वो छोड़ जाता है, तो डिस्ट्रक्शन की तरह उस मैप को मार्क कर दो, इस नक्शे में, वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने वाले नक्शे में उस स्लम एरिया को, साथ साथ उन बच्चों के जो वास्तविक स्थिति है उसको भी मार्क कर दो। और अनलेस, तब तक इस चीज को करो, अनलेस गवर्नर, जब तक कि राज्यपाल, इंस्पेक्टर, निरीक्षणकर्ता और विजिटर और जो देखने वाले लोग हैं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, इस मैप को उनकी विंडो न बना दें, एंड दीज विंडोज, मतलब जब तक कि ये लोग उस माहौल को, जिस माहौल में वो रह रहे हैं, उस माहौल को उस मैप के माहौल में तब्दील ना कर दें। कहने का मतलब पॉइंट का ये है कि तब तक, जब तक कि ये लोग, जब इन बच्चों की स्थिति को मार्क किया जाएगा किसमें? मैप में, तभी कोई उनकी परवाह करेगा, अदरवाइज कोई उनकी परवाह नहीं करेगा। तो यहाँ कहा गया है कि अनलेस गवर्नर, जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर दिस मैप बिकम्स, इस मैप को बना न दें, देयर विंडो, उनकी विंडो, किसकी विंडो? उन बच्चों की विंडो, एंड दीज विंडोज, अर्थात जो विंडो उन बच्चों की है, जो माहौल उनका है उन बच्चों का, वो माहौल प्रोवाइड ना करा दें जब तक वो लोग मिलके, तब तक प्रयास करते रहिए और ब्लॉक करते रहिए, मार्क करते रहिए उस मैप में
इनकी स्थिति को तब तक जब तक कि ये लोग मिलके उन स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के जीवन को तब्दील ना कर दें। किसके अकॉर्डिंग? उस विंडो के अकॉर्डिंग जो विंडो उस मैप में दर्शाई गई, अर्थात जब तक कि उनके जीवन के स्तर को ऊंचा न कर दें, उनके जीवन के स्तर को सुधार ना दें, उनके लिए भी सारी फैसिलिटी जब तक मुहैया ना हो जाए, तब तक यहाँ पे पोएट एक प्रकार से आग्रह कर रहा है, गुजारिश कर रहा है पाठकों से कि वो भी प्रयास करते रहें ताकि उन स्लम एरिया के बच्चों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिल पाए। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज, और ये विंडो उनकी अपनी विंडो ना बन जाए। किसकी विंडो ना बन जाए? ये जो विंडोज रिप्रेजेंट की गई हैं मैप में, ये विंडो उन स्लम एरिया के रहने वाले बच्चों की विंडोज ना बन जाए, तब तक प्रयास करते रहिए। और दैट शट अपॉन देयर लाइफ, क्योंकि जो विंडो उनकी है एक्चुअल में स्लम एरिया वाली विंडो, तो दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स, जो आकर बंद होती हैं उन स्लम एरिया के बच्चों के जीवन पर, लाइक कैटाकॉम्स, कब्रगाह की तरह। मतलब जो हकीकत है, अर्थात जो स्लम एरिया की हकीकत है, फैसिलिटी से जो परे हैं बच्चे, उनका जीवन जो है वो कब्रगाह के समान है उस एरिया की वजह से। ये लाइन फिर से देखते हैं, दैट शट, और ये जो विंडो है उस स्लम एरिया की विंडो, जो उसके अगल बगल का जो माहौल है, जो उसकी स्थिति है, उसकी बात की जा रही है। दैट शट, वो चीज़ें शट होकर बंद होती हैं, आकर वो खिड़कियां बंद होती हैं, अपॉन देयर लाइफ, उनके जीवन पर, लाइक कैटाकॉम्स, किसके समान? कब्रगाह के समान। तो दूसरे शब्दों में पोएट ये कहना चाहता है कि बड़ी ही बदतर स्थिति है किसकी? उस स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों की लाइफ की स्थिति काफ़ी बदतर है, कब्रगाह बना हुआ है उनका जीवन। और किसकी वजह से? उस एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि बहुत ही दूषित माहौल है जिस माहौल में वो बेचारे रह रहे हैं। किसी भी प्रकार की फैसिलिटी उन बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है, उनका जीवन अंधकारमय है, उनका भविष्य अंधकारमय है, और अंधकार में जीवन व्यतीत करने को वो बेचारे मजबूर हैं जो स्लम एरिया में रह रहे हैं। तो लेखक एक गुजारिश करता है, लोगों से एक अपील करता है, काहे के लिए? ताकि लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करके उन लोगों को भी लाइफ स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के लिए या एक सामान्य जीवन बनाने के लिए एक सार्थक पहल करें लोग। दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स, क्योंकि वो जो विंडोज़ हैं उस स्लम एरिया की लाइफ, लाइक कैटाकॉम, उनके ऊपर कब्रगाह की तरह आकर बंद होती हैं। और ब्रेक ओ ब्रेक, इसलिए तोड़ दो उन विंडोज़ को जो उन पर कब्रगाह की तरह आकर बंद होती हैं। किस पर कब्रगाह की तरह बंद होती हैं? उन बच्चों के जीवन पर जो स्लम एरिया में रहते हैं। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तब तक तोड़ते रहो उन विंडोज को जो कब्रगाह की तरह उनके जीवन पर आकर बंद होती हैं, तब तक तोड़ते रहो जब तक दे ब्रेक द टाउन, जब तक उनके लिए टाउन्स के, नगरों के दरवाजे खुल न जाए, अर्थात वो स्लम एरिया से जब तक बाहर निकल ना आए तब तक उन विंडोज को तोड़ते रहो, जिन विंडोज या जो विंडोज उनके जीवन पर कब्रगाह की तरह बंद होती हैं या उनके जीवन को उस स्लम एरिया में कैद करके, सीमित करके रखे हुए हैं जो विंडोज, उन विंडोज को तोड़ो तब तक तोड़ते रहो जब तक कि वो बच्चे उस स्लम एरिया से आज़ाद ना हो जाएं। फिर आगे पोएट कहता है, एंड सो द चिल्ड्रन, और जब वो विंडोज टूट जाएगी, जो विंडो उन पर कब्रगाह की तरह बंद होती है, अर्थात उनको स्लम एरिया में सीमित करके रखी हुई है जो विंडो, जब वो विंडो टूट जाएगी तब वो मुक्त हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे उस स्लम एरिया की बेड़ियों से। एंड सो द चिल्ड्रन, और पोएट कहता है कि एंड सो द चिल्ड्रन, और उस स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को दिखा दो, अर्थात उनके लिए अवसर मुहैया करा दो, अवसर उपलब्ध करा दो। एंड सो द चिल्ड्रन, और उन बच्चों को दिखा दो टू ग्रीन फील्ड, क्योंकि जो चीजें अब तक देखना मुयस्सर नहीं हुई हैं उन गरीब बच्चों को, वो जानते ही नहीं है कि हरे भरे मैदान क्या होते हैं, क्योंकि उनका जीवन सीमित होकर रह गया उस स्लम एरिया में। तो यहाँ पोएट कहता है जब वो विंडोज टूटेगी, जब विंडोज खुल जाएगी, स्लम एरिया वाली विंडो जब टूट जाएगी उनके लिए, तब वो उस विंडो से बाहर निकल सकते हैं, उस स्लम एरिया से बाहर निकल सकते हैं। और फिर उनको दिखा दो, क्या दिखा दो?
टू ग्रीन फील्ड, हरे भरे मैदान। और ग्रीन फील्ड जो है वो सिंबॉलिक तौर से सिंबल होते हैं प्रॉस्पर्टी का, अर्थात उनको भी प्रॉस्पर होने का मौका दो। टू ग्रीन फील्ड, उन हरे भरे मैदानों को दिखा दो उन बच्चों को कि हरे भरे मैदान क्या होते हैं, अर्थात उनके भी जीवन में खुशियां आने दो, उनके भी जीवन को में खुशियां आने का अवसर प्रोवाइड कर दो, उनके भी जीवन में खुशियां आ सकें। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनके संसार को जो अब तक सीमित होकर रह गया है उस स्लम एरिया में, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनके संसार को ऐसा बना दो कि रन अज्योर, अज्योर मीन्स होता है फ्रीडम के साथ, कि वो भी दौड़ सकें, अज्योर मीन्स फ्रीडम के साथ, बगैर किसी बंधनों के वो भी मुक्त अवस्था में या मुक्त रूप से वो भी दौड़ सके ऑन गोल्ड सैंड। गोल्ड सैंड का मतलब हुआ कि जो अंधकार में स्थान में, अंधकार में उनका जीवन था, उनके जीवन में भी प्रकाश आने दो, अर्थात रन अज्योर, उनको भी फ्रीडम के साथ दौड़ने का अवसर प्रोवाइड करो, मुहैया कराओ उनको भी फ्रीडम के साथ दौड़ने का अवसर ऑन गोल्ड सैंड। किस पर? गोल्ड सैंड में। गोल्ड सैंड यहाँ पे सिंबलाइज करता है एक प्रकार से खुशियों के राह को या खुशियों के पथ को, क्योंकि अब तक उन्होंने अंधकार में ही जीवन बिताया है, अंधकार में रास्तों पे अब तक चले हैं, लेकिन जब वो स्लम एरियाज की विंडोज टूटेंगी तो वो भी बाहर निकल पाएंगे। और पोएट कहता है कि रन अज्योर, उनको दौड़ने दो ऑन गोल्ड सैंड। किस पर? गोल्ड सैंड पे। यहाँ पे गोल्ड सैंड भी हैप्पीनेस को सिंबलाइज करता है। गोल्ड सैंड एंड लेट देयर टंग्स, और इतना ही नहीं, जब वो स्लम एरिया से निकलेंगे तो सारी फैसिलिटीज उनको भी उपलब्ध होंगी। एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी जुबानों को, अर्थात उनकी जुबान को दौड़ने दो। लेट देयर टंग्स रन नेक्ड, नेक्ड मीन्स होता है बिना बाधा के, नेक्ड मीन्स बिना बाधा के। वैसे तो नेक्ड मतलब नंगा होता शाब्दिक अर्थ, लेकिन यहाँ पे बगैर आवरण के, जबकि जबान में जब कोई आवरण लगाया जाएगा तो वो ठीक से प्रॉपरली मूव नहीं कर पाती। तो यहाँ कहने का अर्थ हुआ पोएट का कि उन बच्चों की जुबानों को नैग्ड, मुक्त अवस्था में बिना किसी रोक टोक के फ्रीडम के साथ रन नैग्ड इनटू बुक्स, किताबों में दौड़ने दो, अर्थात उन बच्चों को भी ऐसा माहौल मुहैया कराओ कि वो भी किताबों पर या उन लिखे अक्षरों को अपनी जुबान से पढ़ सकें बिना किसी रोक टोक के, फर्राटेदार भाषा में जिसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि उनको वो माहौल प्रोवाइड ही नहीं किया गया है अब तक, और वो अल्फ़ाबेट से उतनी भली भांत वाकिफ नहीं है, इतने अच्छे ढंग से उनको अब तक पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन जब वो निकल पाएंगे स्लम एरिया से तो एक अच्छी फैसिलिटीज़ और अच्छी एजुकेशन वो प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए पोएट कहता है कि एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी जुबानों को रन नैग, दौड़ने दो, नैग मुक्त अवस्था में स्वतंत्र रूप से, इनटू बुक्स, कहाँ? किताबों पे। एंड व्हाइट, अर्थात सफ़ेद किताबों पर सफ़ेद लिखे अक्षरों को पढ़ने के लिए उनको मौका दो, किताबों को पढ़ने का अवसर उनको दो, और जब वहाँ से निकलेंगे तभी ये सारे अवसर उन्हें उपलब्ध हो पाएंगे। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उनके लिए भी खुले हरे भरे मैदानों के दरवाजे खोल दो, अर्थात वो भी हरे भरे मैदानों को देख सकें, जान सकें, वो भी अपनी लाइफ में प्रॉस्पर्टी गेन कर सकें। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, उनके लिए भी ग्रीन लीव्स ओपन, मतलब हरा भरा जो मैदान है, खुशियों का जो प्रतीक है, प्रॉस्पर्टी का जो सिंबल है, वो भी उनके लिए खोल दो, अर्थात जब वो स्लम एरिया से निकलेंगे उनको अच्छे अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो भी प्रोग्रेस कर पाएंगे। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, उनके लिए भी ग्रीन लीव्स, हरे भरे मैदानों को देखने दो, हरे भरे मैदानों के दरवाजे उनके लिए खोल दो। क्यों? क्योंकि ये सब जब अवसर उनको मुहैया कराए जाएंगे तभी वो जीवन में आगे बढ़कर एक प्रॉस्पर लाइफ बिताने के सक्षम अपने आप को, या प्रॉस्पर लाइफ लीड करने के काबिल अपने आप को वो बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप मौका ही नहीं देंगे तो कितनी भी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर अवसर आपको न दिया जाएगा तो वो कैपेबिलिटी आपके अंदर ही छुपी रह जाएगी। तो पोएट के कहने का मतलब है इनको स्लम एरिया से निकालकर इनको भी दूसरे सामान्य लोगों की तरह अवसर उपलब्ध कराए जाएं। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री देयर्स, इतिहास उन्हीं का बनता है, या दूसरे शब्दों में हिस्ट्री देयर, इतिहास उन्हीं का बना है। हुज लैंग्वेज इज द सन, जिसकी लैंग्वेज में
सूर्य की तपिश है, या दूसरे शब्दों में जिनकी जुबा में सूर्य की जैसी गर्मी है, अर्थात जो सूर्य की तरह तपना जानते हैं, अर्थात मुश्किलों का जो सामना करना जानते हैं, उन्हीं का इतिहास बनता है, या इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम दर्ज होता है जिनकी लैंग्वेज में सन की तरह तपिश होती है, या लैंग्वेज के थ्रू ही लोग इतिहास में अपना नाम दर्ज कर पाएंगे। क्योंकि शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि लैंग्वेज के थ्रू, अर्थात वो अच्छा नॉलेज एक्वायर कर पाएंगे, और उस अच्छे नॉलेज को एक्वायर करके वो अपनी लाइफ को एक प्रॉस्पर लाइफ बना पाएंगे। तो हिस्ट्री देयर्स, इतिहास उन्हीं का बनता है, हुज लैंग्वेज, जिनकी लैंग्वेज में, जिनकी भाषा में इज द सन, इज द सन मतलब सूर्य की तपिश होती है। तो यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है कि हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। यहाँ पे उन गरीब बच्चों की लैंग्वेज को कंपेयर किया गया है किसके साथ? सन के साथ। तो वैसे काफ़ी बड़ी पोएम, लंबी पोएम हो चुकी है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी पोएटिक डिवाइसेस हैं वो हम आगे कंसल्ट कर लेंगे। वैसे आप ध्यान रखिएगा, अलिट्रेशन, इंजॉयमेंट, या दूसरी पोएम के थ्रू हम जो भी पोएटिक डिवाइस यूज हुए दूसरी पोएम के थ्रू बता देंगे। अलिट्रेशन, रिपीटेशन, मेटाफर और सिमिली, ये फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें यूज हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आशा करते हैं ये पोएम आपको समझ में आई होगी। वैसे पोएम ये काफ़ी टिपिकल थी, लेकिन हमने अपनी ओर से कोशिश की है कि अच्छे ढंग से आपको ये पोएम समझ में आए। आशा करते हैं पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।